हजारों की भीड़, जोश से भरे नारे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता हैशटैग न्यू नेपाल। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसने पूरे दक्षिण एशिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या नेपाल के युवा यानी जेन ज़ी अपने देश की दिशा तय कर सकते हैं? 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू। स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे, कॉलेज के छात्र और कामकाजी नौजवान सब एक सुर में नारे लगा रहे थे। हाथों में झंडे, होठों पर एक ही नारा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। लेकिन पहले ये सब एक उत्सव जैसा लग रहा था, झंडे, गाने, सोशल मीडिया लाइव्स। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, माहौल भी गर्म होता गया। दोपहर तक पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, शाम तक हालात बेकाबू हो गए। 2 दिन चली झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और यहीं से शुरू हुआ नेपाल का ऐतिहासिक सबसे बड़ा युवा आंदोलन, जेन ज़ीज़ रेवोल्यूशन। नेपाल का राजनीतिक सफर 1768 से 2025 तक। 1768 राजशाही की शुरुआत, 2006 माओवादी युद्ध का अंत, लोकतंत्र की शुरुआत, 2015 से 2025 तक गठबंधन सरकारों की स्थिरता, 2025 जेन ज़ीज़ मूवमेंट यानी कि हैशटैग न्यू नेपाल। वो देश जिसने राजशाही से लोकतंत्र तक का सफर तय किया, पर लोकतंत्र के 15 साल बाद भी सत्ता के खेल में वही 3 चेहरे घूमते रहे। केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा। तीनों ने अपने अपने दौर में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, पर आम नेपाली ने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं बदला। रिश्वत, बेरोजगारी, महंगाई और सत्ता की साजिशें, इन सब ने लोगों की उम्मीदें तोड़ दी। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखिए। नेपाल की जीडीपी 1960 में थी करीब $50 करोड़ और आज बढ़कर $82 अरब हो चुकी है। सुनने में जरा शानदार लगता है, पर असली सवाल है, क्या आम नेपाली को इसका फायदा मिला? नेपाल की अर्थव्यवस्था जीडीपी $42 अरब, प्रति व्यक्ति आय $1,400, 30% जीडीपी विदेशों में काम करने वाले नेपाली श्रमिकों की कमाई। नेपाल की 30% अर्थव्यवस्था उन युवाओं पर टिकी है जो विदेशों में पसीना बहा रहे हैं। मलेशिया, कतर, सऊदी अरब या गल्फ देशों में हर 3 नेपाली युवाओं में से एक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पर काम कर रहा है। उनकी कमाई देश को चलाती है, उनका भविष्य वही खो जाता है। सोचिए, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़े लेकिन नौकरियां उसके नागरिकों को विदेश में मिले, तो क्या उसे विकास कहा जा सकता है? और यहाँ से नेपाल की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ीज़ ने सोचना शुरू किया। उनके लिए सिस्टम अब सिर्फ किताबों का शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार बन चुका था जो हर सपने के बीच खड़ी थी। इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता हैशटैग न्यू नेपाल, टिकटॉक पर वायरल वीडियो, छात्रों के भाषण, मीम्स और गाने, सभी में एक ही संदेश, भ्रष्टाचार नहीं, बदलाव चाहिए। और फिर आई वो चिंगारी जिसने इन जनसागर को आग बना दिया। एक वायरल वीडियो जिसमें नेताओं के बच्चे लग्जरी कारों, ब्रांडेड बैग्स से बना रहे क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। एक तरफ जनता महंगाई से जूझ रही थी, दूसरी तरफ सत्ता के वासियों का जश्न वायरल हो रहा था। जनता के गुस्से को बस एक वीडियो चाहिए था, एक कारण चाहिए था, और वो मिल गया। सरकार ने इस वीडियो को फेक न्यूज बताया और सोशल मीडिया पर 2 दिन का बैन लगा दिया। लेकिन आज की डिजिटल पीढ़ी को चुप कराना आसान नहीं। वीपीएन ऑन हुआ, नए अकाउंट्स बने, लाइव स्ट्रीम जारी रहे और आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई। बस फिर क्या था, सरकार घबरा गई, सुरक्षा बल सड़कों पर आ गई। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं, स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा था। हजारों मीम्स, गाने, वीडियो सब मिलकर एक डिजिटल क्रांति में बदल गए। नेपाल का इतिहास पहली बार इंटरनेट की भाषा में लिखा जा रहा था। और आखिरकार क्या, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सत्ता का संतुलन बिगड़ गया और नेपाल को मिली उनकी पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कुट्टी। एक ऐसी महिला जो पहले ही नेपाल की न्यायपालिका में इतिहास रच चुकी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही घोषणा की, अब राजनीति नहीं, नीति चलेगी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजनेताओं की जगह टेक्नोक्रेट्स और मंत्रिमंडल में लाया। कैबिनेट में वकील, इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और अर्थशास्त्री शामिल हुए। यहाँ थी नेपाल की पहली टेक्नोक्रेट सरकार। देश के कई युवाओं ने कहा, हम सत्ता में नहीं आना चाहते, हम सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। यह बयान सुनकर पूरा दक्षिण एशिया हैरान रह गया।
लेकिन इस राजनीतिक क्रांति के साथ साथ एक और शांत पर गहरी क्रांति भी चल रही थी, क्लाइमेट एक्टिविज्म। नेपाल की युवा पीढ़ी अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि हिमालय के भविष्य के लिए भी लड़ रही थी। हिमालय की बर्फ हर साल कम हो रही थी। हिमालय की बर्फ हर साल कम हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे पैदा हो रहा है बाढ़, भूस्खलन और जल संकट। जेनजीज एक्टिविज्म कह रहे हैं अगर पहाड़ नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। यह नई पीढ़ी अब बदलाव को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पर्यावरणीय और डिजिटल जिम्मेदारी मान रही है। वे कहते हैं हमें नेता नहीं चाहिए, हमें नेतृत्व चाहिए। नेपाल का यह नया अध्याय उनके दो सबसे बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के लिए भी दिलचस्प है। भारत के साथ नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं, खुली सीमा, सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक साझेदारी। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन ने नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में खींचने की कोशिश की है। नेपाल की रणनीतिक स्थिति बेहद अहम है। हिमालय के बीच भारत और चीन के ठीक बीच यानी दक्षिण एशिया का दिल, कभी दिल्ली के करीब कभी बीजिंग की तरफ। लेकिन अब की पीढ़ी कह रही है अब बराबरी से बात करेंगे, झुक कर नहीं। नेपाल का भू राजनीतिक महत्व। नेपाल भौगोलिक केंद्र, भारत सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग, चीन BRI निवेश और प्रभाव। जेनजीज का मकसद है संतुलित विदेश नीति। वे चाहते हैं कि नेपाल अपनी संप्रभुता बनाए रखे, दोनों शक्तियों से दोस्ती रखे पर किसी की छाया में ना रहे। नेपाल की ये कहानी अकेली नहीं है। दुनिया भर में जेनजीज लोकतंत्र को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक युवा कह रहे हैं कि सिर्फ वोट देना काफी नहीं, अब आवाज भी जरूरी है। नेपाल का #NewNepal आंदोलन अब एक आइकन बन चुका है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत के छात्र भी इस मॉडल को डिजिटल ग्रासरूट डेमोक्रेसी कहकर पढ़ रहे हैं। नेपाल का नया चेहरा डिजिटल है। AI स्टार्टअप्स, ब्लॉकचेन आधारित सरकारी सिस्टम और ऑनलाइन नागरिक मंच, अब यह सब नेपाल की नई पहचान बन रहे हैं। इस डिजिटल लोकतंत्र ने राजनीति की परिभाषा भी बदल दी है। जहां पहले आंदोलन सड़कों पर होते थे, अब वो स्क्रीन पर भी होते हैं। #NewNepal सिर्फ एक हैशटैग नहीं, यह एक विचारधारा है जहां पारदर्शिता, पर्यावरण और समानता तीनों मिलाकर नेशनल आइडेंटिटी बन रहे हैं। तो क्या नेपाल के जेनजीज अपने देश की दिशा बदल पाएंगे? शायद हाँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने भीतर की दिशा बदल ली है। उन्होंने यह मान लिया है कि देश को सिर्फ नेता नहीं, एक नई सोच चाहिए जो पारदर्शी हो, संवेदनशील हो और डिजिटल भी।